नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं करवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो आपको निरुपमा राव है, इसके लेखक हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी जो है यह किसके मध्य स्थित है? तो यह स्थित है आपको धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। मिलान करने के लिए कहा जा रहा है, एक तरफ पतन दिया गया है और दूसरी तरफ राज्य है। कौन सा पतन किस राज्य से संबंधित है, ये आपको मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि भटकल ये जो है भटकल पतन आपको कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में। तो ये 3 से मिल जाएगा। एलेपी जो है यह आपको केरल में है, 1 से मिल जाएगा। और काकीनाडा जो है यह आपको आंध्र प्रदेश में है, ये 4 से मिल जाएगा। और तूतीकोरिन जो है आपको तमिलनाडु से है, तो आपको 2 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर आपको 3 1 4 2 इसका सही सुमेलन हो जाएगा। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? कहता कपास के उत्पादन जो है इसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कौन? काली मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। आगे कहता दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? कहता है नीचे दिए गए विकल्पों में से वो कौन सा राज्य है जो नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राजस्थान जो है नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तीनों जो है आपको नर्मदा नदी घाटी का भाग है। राजस्थान नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। आगे कहता दिए गए विकल्पों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि स्वर्ण क्रांति ये फल उत्पादन से, स्वर्ण क्रांति जो है ये फल उत्पादन से संबंधित है। तो हाँ, ये सही है, ये सुमेलित है। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से, यह सुमेलित नहीं है। पीली क्रांति अंडा उत्पादन से, यह भी सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार 2 और 3 सुमेलित नहीं है। तो डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए आगे कहता है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कहता है भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वृष्टि। क्या है? वृष्टि। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वृष्टि। चलिए आगे है। आगे कहता है पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी है? तो ये जो परिकल्पना दिया है, नेबुलर परिकल्पना दिया है, तो ये दिया है आपको इमेनुस कांट ने दिया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान निम्नलिखित में से सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जो सुमेलित नहीं है, ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, ये सुमेलित नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सुमेलित दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको असम में है, घना पक्षी विहार राजस्थान में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। ये तीनों सुमेलित है। डी नंबर सुमेलित नहीं है, इसलिए डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है रामसर सम्मेलन संबंधित है। कहता है रामसर सम्मेलन जो है यह किससे संबंधित है? तो यह आपको आर्द्रभूमि से संबंधित है। किससे? आर्द्रभूमि से संबंधित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आर्द्रभूमि से। चलिए आगे है। कहता दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन सा विकल्प है जो वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये आपको आर्गन जो है वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि नहीं है। बाकी जलवाष्प, मीथेन
और A+B, ये तो जलवाष्प और मीथेन इसके लिए उत्तरदायी है, लेकिन आर्गन नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? तो ये वस्तुएं जो है आपको निम्न स्तरीय वस्तु है। क्या? निम्न स्तरीय वस्तु है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं लाया जाता है? प्रयोग में नहीं लाया जाता, ध्यान रखिएगा, नहीं लाया जाता है प्रयोग में। तो इसका सही आंसर होगा निवेश पद्धति नहीं लाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो है स्टैटिक्स का वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए। चलिए आगे कहता है दिए गए विकल्पों में, क्या दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? कहता हुआ कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसकी काल अवधि 4 वर्ष की थी? तो ये आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि 4 वर्ष की थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कथा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ भौतिक राशियां दी गई है, दूसरी तरफ मात्रक दिया गया है, तो मिलाना है। आइए देखते हैं। कथा त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक जो होता है, त्वरण का मात्रक आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। 3 से मिल जाएगा, ये 3 से मिल जाएगा। और बल का मात्रक, तो बल का मात्रक जो होता है ये आपको न्यूटन होता है। क्या था? बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो ये आपको 4 से मिल जाएगा। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, तो 1 से मिल जाएगा। और आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, तो ये आपको 2 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर आपको 3 4 1 2 3 4 1 2 इसका सही सुमेलन हो जाएगा। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाता है। यह किस कारण ऐसा होता है? तो ये जो होता है आपको जड़त्व के कारण। क्या? जड़त्व के कारण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जो धूल जो कण होता है कंबल में, कालीन में, ये आपको इस स्थिर जड़त्व के कारण अपने स्थिरता को बनाए रखता है, लेकिन छड़ी से जब पीटा जाता है तो वह कालीन गति अवस्था में आ जाता है और धूल स्थिर अवस्था में ही रहना चाहता है, जिसके कारण वह नीचे झड़ जाता है। तो यहाँ आपको जड़त्व के कारण हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। क्या है? क्वार्ट्ज। चलिए आगे है। आगे कहता है कि विशिष्ट ऊष्मा, क्या है? विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है, जो सही नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आप आइए देखते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, यह गलत है। विशिष्ट ऊष्मा जो है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ कहता है कि नहीं करती है, तो इसीलिए यही गलत दिया गया है। तो ये नंबर सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सब सही है, देख लीजिएगा। चलिए आगे है। कहता निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल, क्या एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, उदाहरण नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए लास्ट तक जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि देखिए कहता है क्या है? एरोसॉल का उदाहरण आप है पढ़ के निकल जाइएगा तो आपको दिक्कत होगा, इसीलिए आप पूरा जरूर देखा कीजिए ताकि इसका फायदा आपको मिल सकेगा, क्योंकि आपको नहीं देखिएगा तभी ना इसका सही आंसर दे पाइएगा, तो इसीलिए देखा कीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल में तेल का उदाहरण नहीं है, ध्यान रखिएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 जो है सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ आविष्कारक का नाम दिया गया है, आविष्कार है, और एक तरफ आविष्कारक का नाम है। तो इसमें देखते हैं किसका आविष्कार किसने किया, इसको मिलान करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसे। कहता न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो ये जेम्स चैडविक ने किया। किसने? जेम्स चैडविक ने किया है, ये 4 से मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार आपको जे थॉमसन ने किया है, तो 1 से मिल जाएगा। प्रोटॉन का आविष्कार आपको ई गोल्डस्टीन ने किया है, तो आपको 3 से मिल जाएगा। बाकी आपको परमाणु का नाभिक जो है आपको ई रदरफोर्ड के द्वारा इसका खोज किया गया था, तो ये 4 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार सही आंसर आपको हो जाएगा 4। इस प्रकार इसका सही आंसर 4 1 3 2 हो जाएगा। तो यहाँ आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है सोडियम के क्या है, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कहता है सोडियम के एक परमाणु जो होता है इसके कोर में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो इसका सेंस हो जाएगा 10, सी नंबर सेंस होगा 10। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन है जो हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है, तो इसका सेंस हो जाएगा HCl। क्या है, HCl, एक नंबर सेंसर हो जाएगा, सॉरी सी नंबर, यहाँ सी नंबर सेंसर होगा HCl। चलिए आगे है, कहता है कि बॉयल चार्ल्स और एवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है, तो ये संयुक्त रूप से आपको आदर्श गैस नियम कहा गया। आदर्श गैस नियम संयुक्त रूप से कहलाता है, सी नंबर सेंसर हो जाएगा। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, जीवाणु विज्ञान जो है इसका जनक किन्हें माना जाता है, तो ये माना जाता है लुईस पास्चर को। किसे, लुईस पास्चर को जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा लुईस पास्चर को। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। कहता है माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन जो है इसमें निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो इसमें सबसे अधिक मात्रा प्रोटीन का होता है। किसका, प्रोटीन का मात्रा सर्वाधिक होता है, ए नंबर सेंस हो जाएगा प्रोटीन का। आगे कहता है प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, क्या सही नहीं है, तो प्लाज्मा के संबंध में जो कथन सही नहीं है ये आपको इसमें क्या होता है, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, यह सही नहीं है, सी नंबर सेंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं दिया गया। इसमें रक्त कणिकाएं नहीं होती है और यहाँ कहता है कि होती है, तो ये गलत हो गया, सी नंबर सही नहीं है, बाकी सब सही है, ध्यान रखिएगा, तो सी नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है। हेपेटाइटिस बी जो है यह एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है, तो ये जो है मुख्य रूप से संक्रमित जो करता है यकृत को। किसे, हेपेटाइटिस बी जो है यकृत को संक्रमित करता है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा यकृत को। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा भाग है जो मस्तिष्क का सोचने वाला भाग है, तो ये आपको सेंसर हो जाएगा परमस्तिष्क। क्या, परमस्तिष्क, बी नंबर सेंसर हो जाएगा परमस्तिष्क। आगे कहता है ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। कहता है ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह किया गया है अनुच्छेद 243 के ए में, सी नंबर सेंसर होगा 243 के ए में। चलिए आगे है, कहता संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है। कहता संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है यह संकल्पना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसे, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, बी नंबर सेंसर हो जाएगा। कहता उच्चतम न्यायालय का न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यह किया गया आपको अनुच्छेद 129 में। किसमें, अनुच्छेद 129 में, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलान। कहता भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो ये जो किया गया है यह किया गया आपको दूसरी अनुसूची में। किसमें, दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। कहता राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है, किस भाग में किया गया है, तो यह किया गया है भाग 17 में, ए नंबर सेंसर होगा 17 भाग में किया गया है राजभाषा का उल्लेख। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में कौन उल्लेखनीय नहीं है। संविधान की प्रस्तावना जो है इनमें से कौन उसमें उल्लेखित नहीं है, तो जो उल्लेखित नहीं है यह आपको धार्मिक न्याय। क्या, धार्मिक न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है, ए नंबर सेंसर हो जाएगा। कहता संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ी गई है। कहता संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है, तो यह जोड़ा गया आपको 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा, डी नंबर सेंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे कहता निम्नलिखित में से किस संस्तुति, कहता निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, तो यह जो शामिल किया गया है स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर, ए नंबर सेंसर हो जाएगा।
आगे कहता कि भारत के राष्ट्रपति क्या है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। कहता है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है यह कैसी प्रक्रिया है, तो यह जो है आपको एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, क्या है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अर्धन्यायिक प्रक्रिया। चलिए आगे है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। पंचायत चुनाव कराने के लिए किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है, तो यह निर्णय जो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है पंचायत चुनाव का। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। कहता कुरु, क्या कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थे। कुरु जनपद की राजधानी जो है, कुरु महाजनपद की राजधानी जो है कहाँ है, तो ये आपको इंद्रप्रस्थ में, ये इंद्रप्रस्थ में इसकी राजधानी थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग की प्रतीक है। कहता है भगवान बुद्ध जो है इसके गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो इसके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा घोड़ा। गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था। गहरवाल वंश जो था इसके संस्थापक आपको चंद्रदेव थे। कौन, चंद्रदेव इसके संस्थापक थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चंद्रदेव। आगे कहता है दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है। दीवान ए खैरात जो संबंधित है ये आपको फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक से। आगे कहता है कि क्या है, एकास्म गोलाकार स्तंभ निम्न क्या है, निर्माण विधि। कहता है एकास्म गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि जो है किस काल की कला की विशेषता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य काल की। कहाँ, मौर्य काल की विशेषता है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद, क्या है, कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है, तो यह जो स्थित आपको दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में। बी नंबर से आंसर होगा दिल्ली में। कहता सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था। सिंधु काल में सीसा का जो आयात किया जाता था यह कहाँ से किया जाता था, तो यह किया जाता ईरान से किया जाता था सीसा का आयात सिंधु काल में। डी नंबर से आंसर होगा ईरान से। आगे कहता सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आइए देखते हैं। कहता है शिशुबद्ध प्रतिबंध जो है यह किसके शासन में, किसके द्वारा लगाया गया था, तो ये लगाया गया था आपको बेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा, बेलेजली के द्वारा। यह एक के ए मिल जाएगा 1 से, और फिर कहता सती प्रथा प्रतिबंध ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा, ये 2 से मिल जाएगा। दास प्रथा का अंत, दास प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया गया था ये लॉर्ड एलनबरो के द्वारा, 3 हो जाएगा। मंगी हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, तो ये 4 से हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही सुमेलन ही दिया गया था। तो यहाँ आपको 1 का ए, 1 का 1, बी का 2, सी का 3 और 4, डी का 4 हो जाएगा। तो ए नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे यह थे आपको बदरुद्दीन तैयब जी। कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे। पूना सार्वजनिक सभा जो थे इसके संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये थे आपको एम.जी. रनाडे। कौन, एम.जी. रनाडे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। कहता है कि इनाम कमीशन जो है इसकी स्थापना या शुरुआत किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था, तो यह किया गया था आपको लॉर्ड डलहौजी के समय में। डी नंबर से आंसर लॉर्ड डलहौजी। तो जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था वो समाप्त हो चुका है। अब चलिए हम लोग कुछ स्मरणीय तत्व देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो जरूर देखा कीजिए और इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे का स्मरणीय तत्व में कहता है तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन, तुगलक वंश के संस्थापक जो थे गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी जो हुआ था ये मोहम्मद बिन तुगलक हुआ था। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था। ध्यान रखिएगा। कहता इसे स्वप्नशील कहता कि किसे, ये तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा गया है। तथा कृषि के क्षेत्र में विकास हेतु इसने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। किसने, तो ये किया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने। कहता है कि अपनी राजधानी को दिल्ली से हस्तांतरित करके देवगिरी स्थापित किया तथा
इसका नाम दौलताबाद रखा था। किसने रखा था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। चलिए आगे है, कहता है कि सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के समय में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो है सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस जो है, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा था, कहकर पुकारा था। क्या कहकर पुकारा था? प्रिंस ऑफ मनियर्स कहकर पुकारा था मोहम्मद बिन तुगलक को। किसने? तो सर एडवर्ड थॉमस ने। आगे कहता है इसके शासनकाल में मोरक्को की, कहता है इसके शासनकाल, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था और इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जिन प्रभु सूरी को, किसे? जिन प्रभु सूरी को सम्मानित भी किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए आगे है, आगे कहता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक यही था, फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक जो था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक, यहाँ को फिरोज तुगलक हो जाएगा। आगे कहता है सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। क्या? मजूमदार कहा जाता था। कहता है कि ये जो सल्तनत काल में जो उधार दी जाती थी धन, उसका हिसाब रखने वाले व्यक्ति को मजूमदार कहा जाता था। तो आइए कुछ और भी इम्पोर्टेंट तथ्य उसे भी देखते हैं। कहता है यह विभाग है और विभाग से संबंधित कौन कौन सुल्तान है ये आपको दिया गया है। कहता है दीवान अर्ज विभाग से बलबन संबंधित है। दीवान ए मुस्तकराज से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी है। दीवान ए कोही से मोहम्मद बिन तुगलक संबंधित है। दीवान ए खैरात से फिरोज शाह तुगलक संबंधित है। और दीवान ए बंदगान से फिरोज शाह तुगलक संबंधित है। और दीवान ए दीवान ए इस्तेहाक, क्या है? इस्तेहाक, यह आपको फिरोज शाह तुगलक इससे संबंधित है। तो ये आपको एक ही तरह का नाम है, मिलता जुलता है, तो ये आपको ध्यान में रखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसे जरूर देखिएगा और इसका PDF जो रिवीजन के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उसे जाकर जरूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और हमें भी आप लोगों के लिए मोटिवेशन मिले ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।